हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी आपका बेसिकली 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे भारत और विश्व समकालीन विश्व आपका सेकंड की। और इसी में हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद और हम फिलहाल देख रहे थे फ्रांसीसी युग को हम लोग इसमें बात कर रहे थे। तो कल हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इससे आगे अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो तो, नहीं तो हम चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हम लोग देख रहे हैं क्रांतिकारियों का युग। तो क्रांतिकारी को युग में आप देखिए, कह रहे हैं कि जैसे जैसे रूढ़िवादी आस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए कोशिश की, ठीक, ये हम पूरा देख चुके थे। इसी में रूमानी राष्ट्र की जो कल्पना है उस कल्पना को हम देख लिए थे और उसके बाद ये वाला जो इमेज है इसको हम देख चुके थे और साथ ही हमने भूख और कठिनाई में कैसे लोगों ने जन विद्रोह किया इसको हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको इसमें जो आपका देखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। हम देखेंगे 1848 में उदारवादियों की क्रांति, कि कैसे बाप के औदारवादियों ने बाप की क्रांति को प्रारंभ किया। उस क्रांति पर हम लोग बात करेंगे। पीछे अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है तो एक बार पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लें आप, 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में भी एक क्रांति हो रही थी। यानी कि यूरोप में अगर आप देखोगे, पूरे यूरोप की बात है, वहां पर गरीबी भी थी, बेरोजगारी भी थी और भूखमरी। इन सबसे जो आपके मजदूर किसान जो थे वो लोग अपना विद्रोह कर रहे थे और उसी के समांतर भी आपके जो आपके वहां का जो आपका पढ़ा लिखा यानी कि कह सकते हैं जो मध्यम वर्ग था वो भी क्रांति कर रहा था। आखिर में क्यों हो रही थी क्रांति? कह रहे हैं कि फैब 1848 में घटनाओं से राजा ने गद्दी छोड़ दी थी। कह रहे जो घटना इवेंट्स हुए थे, जो वहां का किंग था उसने अपनी गद्दी को उसने वहां से छोड़ दिया था। ठीक, और एक गणतंत्र की घोषणा की जो सभी पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार था। और क्या था? सभी पुरुषों को एक समान वोट देने का, मत करने का अधिकार था। यूरोप के अनेक भागों में जहां अभी तक स्वतंत्रता पूर्व राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उदारवादी मध्यवादी स्त्री पुरुष में संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया। उनके बढ़ते जनसंतोष का फायदा उठाया, एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की, आगे चलकर बढ़ाया। राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी संसदीय सिद्धांतों का आधार बनाया। कह रहे ये सारी ऐसी चीजें थी जिनके उस सिद्धांतों के आधारों को उन्होंने बेस बनाकर अपने यहाँ इन्होंने क्या किया, इसको काम किया है। ठीक, और नेशन स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, क्या होगा, राइट टू फ्रीडम क्या होगी, राइट टू स्पीच में क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी जो पार्लियामेंट्री जो उनका प्रिंसिपल था, संसदीय सिद्धांत पर उन्होंने आधारित था। ठीक, कह रहे हैं कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन में फ्रैंक फ्रंट शहरों में मिलकर और सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। सब लोगों ने क्या किया कि जो आपका जर्मन नेशनल असेंबली है उसी के पक्ष में हम लोग अपना फैसला करेंगे। 18 मई 1848 को 831 आपके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट आपके संसद के सामने अपना स्थान ग्रहण किया। ठीक, यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। संसद का मतलब होता है जहां लोग एक साथ जुड़कर अपनी बातों को कहते हैं, उसको बोलते हैं संसद। ठीक है, उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान के प्रारूप आपके तैयार किया। प्रारूप का मतलब होता है कि हमारा संविधान किस प्रकार कैसा होगा, उसका खाका यानी कि उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रारूप।
इस राष्ट्र की अध्यक्षता में ऐसे राजाओं को सौंपी गई जिनके संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने आपका प्रासा के राजा फेडरिक हेबल्स चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उस समय उन्हें अस्वीकार कर राजाओं के साथ दिया और जो निर्वाचित सभा के थे वो उनके विरोधी थे। जहां उच्च कुलीन वर्ग और सेना में आपके मध्य विरोध बढ़ गया, वहां संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था। उन्हें मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंततः सैनिकों को बुलाया गया। असेंबली भंग होने पर आपका मजबूर हो गई। कैसी होगी? जो सैनिक थे उनको बुलाया गया और असेंबली कैसी होगी? भंग होने पर आपका मजबूर हो गई। ठीक उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा। कैसा रहा कि जो उदारवादी जितने भी आंदोलन हुए थे उस समय आपके महिला अधिकार जो आपके प्रदान किए गए थे उनका मुद्दा हमेशा क्या रहा? डिस्प्यूट टाइप में रहा। आंदोलन ने वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं के सक्रिय रूप में भाग लिया और बड़ी मात्रा में जो आपकी संख्या में महिला थी उन महिलाओं में बड़े रूप से उन्होंने भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक गठनों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। सेंट पॉल चर्च के सामने फ्रैंकफर्ट संसद भी की सभा आयोजित हुई। तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से ही दर्शक भी खड़े होने दिया, यानी कि केवल आप इस चीज को देख सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, लेकिन आप उसमें वोटिंग राइट्स उनको नहीं था। ये उस समय की संसद है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये नीचे वो आपके चुने हुए लोग हैं, ये ऊपर महिलाएं हैं जो इनको देख पा रही हैं। ये वाला टाउनशिप हॉल में ये देखिए। और ये कौन है? स्वतंत्रता की देवी याद है आपको कुछ? देखिए तो सेंट पॉल चर्च के सामने आपका एक समकालीन चित्र बनाया गया है और कह रहे हैं कि ऊपर बाईं ओर आपकी महिलाएं बैठी हैं, ठीक है, लेफ्ट में ये बैठी हुई। देख लीजिए, देख लिया? चलिए गौर करके देखिए। देख लिया? आगे बढ़े। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें यानी कि 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई और कह रहे हैं कि जो आपका रूढ़िवादी ताकतें थी उन्होंने क्या दबा दिया? उदारवादी आंदोलन को दबा दिया। अब आप मुझे बताइए रूढ़िवादी ताकतें क्या थी? पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए क्या थी रूढ़िवादी ताकतें, क्या उनकी परंपरा थी? आपको पता होना चाहिए रूढ़िवादी लोग क्या चाहते थे, किस तरह से शासन हो, किस तरह की चीजें हो। ठीक नेपोलियन के बाद उन्होंने एक ऐसी कंडीशन को रखना एक्सेप्ट किया, जो नेपोलियन बाप की संहिता बनी थी उस संहिता को कैसे उन्होंने विरोध करके उसको समाप्त कर दिया और कैसे वापस आपस में रूढ़िवादी में वो उन चीजों को रहे। क्या लिखा है? 1815 के बाद आपका नया रूढ़िवाद। तो नेपोलियन को हराने के बाद क्या थी? यूरोप में रूढ़िवादी सरकारों की भावना हुई। क्लियर है? जो क्या थी? राजतंत्र चर्चा, ऊंच नीच और संपत्ति को आपके परिवार में बनाए रखना चाहते थे। इन्हीं को क्या कहा गया? रूढ़िवाद कहा गया। तो इसी चीज का तो हम लोग विश्लेषण कर रहे थे, देख लिया था ये कल। तो इसलिए मैंने आपको वापस लेकर गया कि रूढ़िवाद और उदारवाद, उससे ऊपर पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? उदारवाद का पूरी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, किंतु वे आपकी पुरानी व्यवस्था बहाल ना कर पाए, नहीं हुई, यानी कि जिस तरह की पुरानी व्यवस्था थी जिसको बहाल करना चाहते थे वो आपकी बहाल नहीं हुई। राजाओं को यह है समझ आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादियों को रियायतें देकर भी क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद वर्ष में मध्य और पूर्व यूरोप में निरंकुश राजशाही ने उनके परिवार को आरंभ किया और पश्चिमी यूरोप में 1815 में पहले भी कह चुके। इस प्रकार हेम्बर्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में दासभूत और मजदूरी
बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैम्बर्सबर्ग शासकों ने हंगरी के प्रभुत्व में स्वतंत्रता प्रदान की और निरंकुश मैग्रो के जो प्रभुत्व का जो रास्ता है वो उसको उन्होंने आपका साफ कर दिया। यानी कैसा हो गया? बिल्कुल साफ हो गया। अब बात कर रहे हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। तो आपने पूरी कंडीशन को इसमें पढ़ा। एक बार पीछे अगर आपको कुछ फ्रांसीसी युग में कुछ पूछना है, कुछ देखना है, पूछ लीजिए मेरे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकता था? अब देखिए, जर्मनी में क्या कोई अपनी सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकता था, कर सकती थी? देखिए, कह रहे हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रीय भावनाओं का इस्तेमाल किया। उससे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र बन गए, कि जर्मन और इटली का क्या हुआ? एकीकरण हुआ, यानी कि इकट्ठा होकर वो क्या बन गए? एक नेशन स्टेट बने। जैसा आपने देखा है कि उदार राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मनी लोगों से में काफी व्यस्त थी। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद की सदस्यता राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया, मगर राष्ट्रीय मार्ग में यह उदारवादी का पहला राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर बाप का दबा दिया। यानी कि पहली बार किसने दबा दिया? उदारवादियों के जो पहल थी आपके राजशाही के ऊपर, और फौज की ताकत ने मिलकर ये दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जो आपका प्रेसा, जो उस समय का एक कह सकते हैं नेशन राष्ट्र था, वहां के जो बड़े बड़े आपके भूस्वामी थे, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर थे, उन्होंने भी क्या कर दिया? इन चीज का समर्थन किया। जिसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का आपका नेतृत्व संभाला, जिसका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मक इस प्रक्रिया का जनक था। तो ओटो वन बिस्मक कौन था? इस पूरी प्रक्रिया का जन्म जो कहाँ का था आपका? ये था प्रशा का, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और प्रशा के 3 युद्धों में जीत हुई। किससे जीता? ऑस्ट्रिया जीता, डेनमार्क से जीता, और सोचिए फ्रांस को हराया किसने? प्रशा ने। क्या नाम था उसका? ओटो वन बिस्मक। बिस्मक के नाम से बड़ा फेमस हुआ है। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा की जो राजा कौन थे? विलियम प्रथम। कौन है? आपके प्रशा। प्रशा को हम लोग देख रहे हैं। वर्साय क्या थी? वर्साय एक जगह थी वहां, क्लियर है? और आपने वर्साय की संधि भी पढ़ी होगी, ठीक। और प्रशा के राजा आपके विलियम आपके प्रथम जर्मनी के सम्राट को घोषित कर दिया गया। यानी कि जर्मन के जो प्रथम आपके सम्राट कौन होंगे? तो आपको ध्यान रखना है, ये राजा विलियम को क्या बना दिया गया? इनका आपका जर्मन के पहले आपके सम्राट बना दिए गए। जर्मनी 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेनाओं के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मक समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में, बेहद ठंडे शीश महल, ठीक, हाउस ऑफ मिरर में हुई। सभा ने प्रशा में काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। तो जर्मन कैसा बना? 1871 में 18 जनवरी को क्या बन गया? आपका एक, आप देखेंगे जर्मन एक साम्राज्य के रूप में घोषित हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं यूरोपियन यूनियन जो यू है, उसके संघ का आपका कौन अध्यक्ष कौन है? उसका चांसलर कौन है? बताइए आप मुझे। देखिए, ये उस समय का एक आपको चित्र है, वर्साय हाल में मिरर में साम्राज्य की घोषणा। ये देखिए इस प्रकार का था पूरा महल वर्साय का। कह रहे कि जर्मन में राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में आपका प्रशा राज्य की शक्ति के आपके प्रभुत्व को दर्शाया गया है। जर्मन राजा ने जर्मन की मुद्रा, बैंकिंग, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। प्रशा द्वारा उठाए गए कदम, कार्यवाही वाकई में जर्मनी के लिए एक अक्सर मॉडल बन गया।
यानी कि जिस तरह से बाप बाप का प्रशा में जिस तरह की चीजें थी वो आपका जर्मनी के लिए एक आपका मॉडल बना। अब नंबर आया इटली का। तो जर्मन का तो क्या हो गया है, अब आपका राष्ट्र राज्य हो गया है, नेशन स्टेट हो गया है। अब जर्मन और इटली दोनों का एकीकरण होना है। ठीक है, अब देखिए, तो अब बात करते हैं इटली के उस पर कि अब हम किसे देखना है, हमें इटली को बात करना है कि जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। यानी कि वहां भी उतार चढ़ाव, राजा महाराजाओं का साम्राज्यवाद से झेलते हुए एक नया अलग दौर है, और उन सब दौरों को आपका देखा गया और उसमें झेला गया है। अब देखिए, इटली के अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैम्बर्ग आपके साम्राज्य का बिखराव हुआ, और कह रहे हैं कि 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में आपका बटा हुआ था, जिसमें था एक ये प्रांत, जिसमें क्या था, इतावारी बाप के राजघराने थे। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैम्बर्सबर्ग में था। मध्य में आपका पोप का शासन था। दक्षिण में आपका क्षेत्र में स्पेन और बाबू राजाओं के अधीन था। इतावली भाषा को आपका समझने के रूप में हासिल नहीं किया गया। अभी तक उनके विविध क्षेत्रों में और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जेसुपी मित्सेनी ने एक, याद आया कुछ आपको, एक 23 साल का यंग लड़का जिसने इटली के अंदर एक गुप्तचर विभाग का हेड बना और उसने क्रांतिकारी गतिविधियों को आपको क्या किया, संचालित किया। ये वही व्यक्ति है। ठीक है, ने एकीकृत इतावली राज्य के लिए सुविचार कार्यक्रम को आपका प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक, उसने अपने उद्देश्यों के प्रचार को लिए इटली यंग एक नामक गुप्त संगठन भी बनाया था। याद होगा क्या बनाया था, इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारियों की असफलताओं से युद्ध के जरिए इतावाली राज्यों को जोड़ने और जिम्मेदारी सेंड्रियाई पीटर रंग के शासक विक्टर इमेल द्वितीय द्वारा आए गए। इस क्षेत्र में शासन अभिजात वर्ग नजर में इटली एक क्षेत्र के उनके आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभु की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कोबर, जिसने इटली के प्रदेश में एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो क्रांतिकारी था और ना ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के लिए तमाम शिक्षा अमीर सदस्यों का वह इतावली भाषा में बेहद फ्रेंच बोलता था। फ्रांस के सेंड्रियाई और पीटरमार्क का एक प्रचुर आपका कूटनीतिक संधि थी, जिसके पीछे वैंकूवर का हाथ था, जो सेंड्रियाई पीटरमार्क ने 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में आपके क्या हुआ, कामयाब हुआ। नियमित सैनिक के अलावा आपका जेसुपे गैरीबाल्डी ने भी नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे इटली के 2 आपका सिलसिलियों में राज्यों में आपके प्रवेश किया। स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमेल इल सेकंड को इटली राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। कब हुआ, 1861 में। क्या बना दिया गया, इसको वहां का शासक घोषित कर दिया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, यानी कि पढ़े लिखे कम थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधाराओं से अनजान थे। उनके लिए पता ही नहीं था कि उदारवादी विचारधारा क्या होती, उन्हें पता ही नहीं थे कि राष्ट्र विचार क्या होता है, और वो क्या थे, उससे बहुत ज्यादा अनजान थे। ठीक, दक्षिणी इटली में आम जनता किसान को गैरीबाल्डी का समर्थन दिया, जिन्होंने इटालिया के बारे में आपका कभी नहीं सुना था। वे मानते थे कि ला इटालिया विक्टर एमुअल की पत्नी थी। अब वो क्या मान रहे थे कि वो उनकी क्या है, आपका पत्नी है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप एक बार पुराना जो मैप है थोड़ा सा ये आपका देख लीजिए, कैसे कैसे कुछ था और प्रसा कहाँ पर है। ये 16 इस तरह से प्रसा से पहले था, और ग्रीन कलर में जर्मनी महासंघ है, ये भी जर्मनी महासंघ है, ये भी जर्मनी महासंघ है। ये पूरा आपको दिखाया गया। तो देखिए, प्रसा का क्षेत्र को देखिए,
चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दोनों क्षेत्र को देखिए, स्विट्जरलैंड कहाँ है, इनको अच्छे से देखिए, आगे बात करते हैं। देख लिया बच्चों, आगे बढ़े। अब देखिए इटली का एकीकरण हुआ था इस समय, और उसके बाद नक्शे को कैसे दर्शाया गया है आइए देखते हैं। ये तो था पूरा इस समय इटली का। अब थोड़ा सा इसमें ब्रिटेन की भी दास्तान सुन लेते हैं, क्योंकि इस समय अगर कोई सबसे मजबूत पक्ष में था तो उसका नाम था ब्रिटेन, क्योंकि हम इस समय लड़ रहे थे। और वो कहाँ थे? वो इस समय भारत में अपना शासन कर रहे थे, यानी कि वो उनके यहाँ गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन वो शासन कहाँ कर रहे हैं? विदेशों में। क्लियर है? देखिए कुछ विद्वानों ने कह रहे हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान, कैसी दिखा रहे हैं? ब्रिटेन की अजीब दास्तान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ विद्वानों ने आपका तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन का है। तो जो आप बात कर रहे हैं नेशन की, स्टेट नेशन की, ये जो मॉडल है, ये जो आदर्श है, ये किसने दिया है? ये कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन ने। ये अपने आप को क्या लगाता है? ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान ब्रिटेन। क्यों होगा महान ब्रिटेन? बताइए, बताओ मुझे बच्चों। आप देखेंगे जिस समय ये भारत पर शासन कर रहे थे, ऐसा नहीं केवल भारत पर, ये लगभग 52 कंट्रियों पर भी और राज कर रहे थे, इसलिए ग्रेट था ये। आई समझ में? और उस समय का सबसे पढ़ा लिखा अभिजात वर्ग अगर कहीं देखने को मिलता है तो ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिमाण नहीं थी, बल्कि एक लंबी आपकी चयन प्रक्रिया थी। नतीजा यह था कि 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटानिया राष्ट्र नहीं था। ब्रिटानिया द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की मुख्य पहचान एथनिक यानी कि नर जातीय थी। सभी जाति समूह को अपनी संस्कृति परंपरा राजनीति थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत अहमियत आपके सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व आपके बढ़ाने में सफल हुआ। यानी कि जैसा उन पर पैसे आने लगे, वैसे वे अपने प्रभुत्व को, अपने दबदबे को लोगों को तक पहुंचाने लग गए। ठीक है? एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र की ताकत को छीन ली और इसे संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, जिसके अधीन इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन का गठन किया गया। यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर क्या बना? गठन हुआ 1707 में, और क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो हम क्या बोलते हैं इसको? यूके बोलते हैं। एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, याद रहेगा। इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड का अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानिया संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। ब्रिटानिया पहचान का अर्थ, विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं का योजनाबद्ध तरीके से दबा लिया गया। स्कॉटिश हॉकलैंड के निवासी जैन कैथोलिक कुलों ने भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रसार किया और उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हॉकलैंड ने अपने लोगों के लिए गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यानी कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, लोग क्या करते हैं? अपने राष्ट्र को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे आपका यूरोप में इटली, जर्मन और इंग्लैंड की कहानी को पढ़ा, कैसे उन दोनों का एकीकरण हुआ, और कैसे फ्रांसीसी युग को आपने देखा कि कैसे फ्रांसीसी युग चला और कैसे उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका रही थी। क्लियर है? और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।